चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर इतिहास के नोट्स हैं। ये घटनाओं, कानूनों और आंदोलनों की एक कह सकते हैं एक लंबी सूची है। हाँ। तो हमारा मिशन है इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर ये समझना कि भारत एक राष्ट्र के रूप में आखिर बना कैसे। और ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है ना? ये इस बात की कहानी है कि कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के मन में जो गुस्सा था, जो असंतोष था, वो धीरे धीरे एक साझा एहसास में बदल गया। सही। हमारे स्रोत की पहली पंक्ति ही कहती है कि राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो आज हम इसी चेतना के जागने की कहानी को टटोलेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नोट्स के हिसाब से 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेज कुछ ऐसे कानून लेकर आए जिनसे चिंगारियां भड़कनी शुरू हुई। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कानून अचानक नहीं आए। ये उस बढ़ते असंतोष को कुचलने की एक कोशिश थी जो भारतीय अखबारों में, सभाओं में दिखने लगा था। अच्छा, 1878 में लॉर्ड लिटन का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट इसका पहला बड़ा उदाहरण है। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी देसी भाषा के अखबार ने सरकार के खिलाफ कुछ छापा तो उसकी प्रेस जब्त हो सकती थी। यानी सोचने और बोलने की आजादी पर सीधा हमला। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद 1879 में आर्म्स एक्ट भी आ गया। हाँ, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल कर दिया। तो देखिए हो क्या रहा है। पहले उन्होंने आपकी आवाज छीनी, फिर आत्मरक्षा का अधिकार, और फिर जेब पर हमला। वही तो, फिर उन्होंने आपकी जेब पर हमला किया। 1882 में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया। अच्छा, ये सुनने में एक छोटा आर्थिक फैसला लगता है, पर इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। मैनचेस्टर की मिलों से आया सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में भर गया और हमारे यहाँ के बुनकरों का काम ठप हो गया। तो एक तरह से ये जो शुरुआती कानून थे, ये सिर्फ अलग-अलग नीतियां नहीं थीं, ये भारतीय आत्मसम्मान पर एक सोचा समझा हमला था। बिल्कुल। और इस एहसास को सबसे ज्यादा मजबूती दी 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद ने। ये बिल भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था। एक मिनट, मतलब इससे पहले अगर कोई अंग्रेज भारत में कोई जुर्म करता तो कोई भारतीय जज उसका मुकदमा नहीं सुन सकता था? नहीं सुन सकता था। ये तो सीधी सीधी नस्लवाद है। यही तो बात थी। और जब ये बिल आया तो भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया कि सरकार को झुकना पड़ा, बिल वापस लेना पड़ा। अच्छा। इस एक घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को शीशे की तरह साफ दिखा दिया कि बराबरी और न्याय के सारे वादे खोखले हैं। तो ये सब अलग-अलग चिंगारियां थीं, लेकिन चिंगारियों को आग बनने के लिए एक मंच चाहिए होता है, और वो मंच 1885 में बना, है ना? हाँ, 28 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधि मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। बहुत बड़ा। पहली बार एक ऐसा संगठन बना था जो पूरे भारत की आवाज उठाने का दावा कर रहा था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। हालांकि हमारे नोट्स में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सर सैयद अहमद खां का भी जिक्र है, मतलब और भी धाराएं थीं। और ये बहुत जरूरी बिंदु है, राष्ट्रवाद की कोई एक कहानी नहीं थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो वहीं सर सैयद अहमद खां, उन्होंने 1877 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया। हाँ। वो मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिक सोच को बढ़ावा दे रहे थे। तो ये सब अलग अलग नदियां थीं जो आगे चल के एक बड़े सागर में मिलने वाली थी। तो 19वीं सदी के अंत तक विरोध संगठित होना शुरू हो गया था, पर अभी भी ये पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित था। वो कौन सी घटना थी जिसने इस आग को आम लोगों के बीच फैला दिया? वो घटना थी 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे बांटना जरूरी है। पर असल मकसद तो कुछ और ही था। असल मकसद था बांटो और राज करो। उन्होंने बंगाल को इस तरह से बांटा कि एक हिस्से में हिंदू और दूसरे में मुसलमान बहुमत में आ जाएं, ताकि राष्ट्रवादी आंदोलन की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन इसका असर तो उल्टा ही हुआ। बिल्कुल उल्टा। इस विभाजन ने बंगालियों को और एकजुट कर दिया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ। और इसी माहौल में 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। हालांकि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि 1911 में सरकार को झुकना पड़ा और लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। ये आम जनता की पहली बड़ी जीत थी। हाँ, एक तरह से। तो अब लड़ाई सिर्फ अर्जियों की नहीं रही थी, वो सड़कों पर आ चुकी थी।
और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। सही पकड़ा। मतलब आजादी की लड़ाई विदेशों में भी लड़ी जा रही थी। जैसे 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी बनाई। और भारत के जंगलों में भी। हाँ बिल्कुल। उड़ीसा का 1914 का खोंड विद्रोह और आंध्र का 1916 का रंपा विद्रोह। मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से लड़ रहा था। तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेता होम रूल यानी स्वशासन की मांग कर रहे थे। और फिर जनवरी 1915 में कहानी में एक नया मोड़ आया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए और आते ही उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर इस संघर्ष का केंद्र बना। भारत में उनकी कर्म भूमि का पहला अध्याय चंपारण में लिखा गया। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन दिल्ली या कलकत्ता के किसी बड़े नेता ने नहीं, बल्कि चंपारण के एक आम किसान राजकुमार शुक्ल, उनकी पहल पर शुरू हुआ। अच्छा। वो 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिले और उनसे चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा देखने की गुजारिश की। वहाँ समस्या क्या थी? समस्या थी तिनकठिया प्रणाली। हाँ। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर करते थे, जिससे जमीन बंजर हो जाती थी। जमीन बंजर होती थी और किसानों को दाम भी कुछ नहीं मिलता था। गांधी जी वहां गए, उन्होंने सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये भारत में सत्याग्रह की पहली सफल प्रयोगशाला थी। तो एक तरफ गांधी जी अहिंसा से लड़ाई जीत रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार का दमन बढ़ता जा रहा था। 1919 का रॉलेट एक्ट इसी का एक उदाहरण है। इसे काला कानून कहा ही इसलिए गया। इसने सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक की बिना पर, बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का अधिकार दे दिया। न वकील, न दलील, न अपील। बिल्कुल। ये हर भारतीय के नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला था। और इसी कानून के विरोध ने भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक को जन्म दिया। आप जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। हाँ। इस कानून के विरोध में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उनकी रिहाई की मांग करने के लिए हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से सभा कर रहे थे। और तभी जनरल डायर वहां पहुंच गया। हाँ, और यहां हमें एक पल रुककर सोचना होगा। ये कोई लड़ाई नहीं थी। ये एक बाग था जिसमें बच्चे थे, औरतें थी, बुजुर्ग थे और निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था, जिससे डायर ने बंद करवा दिया। उसे बंद करवा दिया और फिर बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। ये एक हत्याकांड था। इसने ब्रिटिश राज के नैतिक दावों की धज्जियां उड़ा दी। इस घटना के बाद तो किसी भी भारतीय का अंग्रेजी न्याय पर भरोसा करना नामुमकिन हो गया होगा। नामुमकिन। हमारे नोट्स में जिक्र है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी और गांधी जी ने कैसरे हिंद की। ये सिर्फ उपाधियां लौटाना नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हर तरह के सम्मान के रिश्ते को तोड़ना था। और यहीं से गांधी युग की असल शुरुआत होती है। हाँ, अब लड़ाई सुधारों की नहीं बल्कि स्वराज की होने वाली थी। और इसकी पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उसे मंजूरी मिली। मतलब सीधा सा था, सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना। और ये गांधी जी का जादू ही था कि ये आंदोलन किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा। ये देश का पहला जन आंदोलन बना। हाँ, छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। पहली बार आजादी की लड़ाई महलों और सभाओं से निकलकर गांव की झोपड़ियों तक पहुंची। पर यह आंदोलन अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। 5 फरवरी 1922 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से कस्बे में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। इस एक हिंसक घटना से वो इतने आहत हुए कि उन्होंने 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी के आंदोलन वापस लेने से एक तरह का खालीपन आ गया होगा? हाँ, बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये था कि अंग्रेजों को लगा कि अब वो फिर से मनमानी कर सकते हैं? क्योंकि 1927 का साइमन कमीशन तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है। बिल्कुल। अंग्रेजों ने भारत के संवैधानिक भविष्य का फैसला करने के लिए कमीशन बनाया और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं रखा। ये तो अपमान की पराकाष्ठा थी। वही तो, कि हमारा भविष्य तय होगा और हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। इसीलिए जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा तो पूरे देश ने एक सुर में नारे लगाए,
साइमन गो बैक। इसके जवाब में भारतीयों ने भी अपना दम दिखाया। नोट्स में नेहरू रिपोर्ट का जिक्र है। हाँ, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों ने अपना संविधान बनाने की पहली कोशिश की और फिर 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। अब लक्ष्य आधा अधूरा स्वशासन नहीं बल्कि पूरी आजादी था। और इसी दौरान जमीनी स्तर पर भी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, जैसे 1928 का बारदोली सत्याग्रह। हाँ, गुजरात के बारदोली में सरकार ने किसानों पर लगान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वहां एक शानदार और सफल सत्याग्रह हुआ। सरकार को झुकना पड़ा। कहते हैं इसी आंदोलन में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार कहकर पुकारा था। तो अब मंच एक और बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार था। इस बार गांधी जी ने एक ऐसी चीज को हथियार बनाया जो हर घर में इस्तेमाल होती है, नमक। ये गांधी जी की रणनीति का कमाल था। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। नमक एक प्रतीक था। अमीर हो या गरीब, हर भारतीय नमक इस्तेमाल करता था और सरकार उस पर भी टैक्स लेती थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से निकले और 240 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल को दांडी समुद्र तट पर पहुंचे। और वहां उन्होंने मुट्ठी में नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य के एक कानून को तोड़ दिया। हाँ, सबसे अन्यायपूर्ण कानूनों में से एक को। इस आंदोलन में एक और खास बात थी। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसमें महिलाओं ने अभूतपूर्व संख्या में भाग लिया। हाँ, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। हजारों महिलाएं घरों की दहलीज लांघकर सड़कों पर उतरीं। उन्होंने धरने दिए, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की और जेल गईं। इसने आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। विरोध के कुछ बड़े अनोखे तरीके भी अपनाए गए। बिहार की छपरा जेल में नंगी हड़ताल का जिक्र है। ये अविश्वसनीय था। जेल में कैदियों को विदेशी कपड़े पहनने को मजबूर किया गया, तो उन्होंने विरोध में कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये दिखाता है कि लोग गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इस जबरदस्त दबाव का नतीजा क्या निकला? सरकार को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1932 में दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। और इस आंदोलन का सबसे बड़ा नतीजा था 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस कानून ने भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर सरकार चलाने का अधिकार दिया। ये पूर्ण आजादी नहीं थी, लेकिन उस दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम था। तो इसका क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे दमनकारी कानूनों, अपमान और आर्थिक शोषण के खिलाफ उठा गुस्सा धीरे धीरे एक संगठित आंदोलन में बदला। ये कहानी सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं, बल्कि राजकुमार शुक्ल जैसे किसानों, बारदोली की उन महिलाओं और छपरा जेल के उन गुमनाम कैदियों की भी है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें घटनाओं का एक ढांचा देते हैं, लेकिन जब हम इन डॉट्स को जोड़ते हैं तो एक राष्ट्र के बनने की जटिल और प्रेरणा देने वाली तस्वीर उभरते हैं। हाँ। ये साफ दिखता है कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक हाईवे पर नहीं चली, बल्कि ये हजारों छोटी बड़ी पगडंडियों का संगम थी जो अंत में एक मंजिल पर जाकर मिली। यहाँ श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन नोट्स में सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह जैसे कई क्षेत्रीय और आदिवासी विद्रोहों का भी जिक्र है। हाँ, जो राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा में आने से बहुत पहले हुए थे। के लिए लड़े गए कई अलग अलग संघर्षों के संगम के रूप में देखें तो हमारी समझ कैसे बदल सकती है।